हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एजुकेशन का यूजीसी के क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि 2018 के क्वेश्चंस हैं। इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। Which one of the following combinations gives a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum? So, you know कि educational philosophy जो है वो टीचर एजुकेशन के करिकुलम में डाला गया है। तो क्या कारण है? इसमें कई कारण बताए गए हैं, जिसमें से चुन के हमें बताना है कि करिकुलम जो है टीचर एजुकेशन का बीएड का जो करिकुलम है उसमें क्यों एजुकेशनल फिलॉसफी को जोड़ा गया है। तो इसके रीजंस बताए गए हैं। पहला है फिलॉसफी इज एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। दूसरा है फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स इन होलिस्टिक वे। क्या मतलब है कि पहला बोल रहा है कि फिलॉसफी एक पुराना विषय है, मतलब ट्रेडिशनल है। दूसरा है कि फिलॉसफी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कंप्लीट रूप में समझने में मदद करता है। तीसरा है फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। क्योंकि एजुकेशन जो होता है किसी भी देश का, उस देश की फिलॉसफी पर निर्भर करता है। जिस देश का जैसा फिलॉसफी होगा वहाँ का एजुकेशन वैसा ही होता है। सपोज किसी का फिलॉसफी जो है वो धर्म है, रिलीजन किसी भी देश का, तो वहाँ की जो पढ़ाई होगी, वहाँ का जो एजुकेशन होगा उसमें रिलीजन ओरिएंटेड होगा, धर्म प्रधान होगा। हमारे देश का फिलॉसफी क्या है? डेमोक्रेटिक। तो हमारी शिक्षा में डेमोक्रेटिक वैल्यूज के महत्व होंगे। जहाँ पर मिलिट्री एजुकेशन हो, मिलिट्री फिलॉसफी जहाँ पर होगा वहाँ की शिक्षा में मिलिट्री एजुकेशन होगा। तो इसलिए क्या है कि फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को निर्धारित करते हैं। फिलॉसफी क्या करता है कि टीचर्स की पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप करने में मदद करता है। फिर क्या है? फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स इन डेवलपिंग रैशनल व्यू पॉइंट। या क्या है कि जो भी शिक्षा के कॉन्सेप्ट हम डेवलप करते हैं उसका जब हम फिलोसॉफिकल विश्लेषण करते हैं तो हमें एक रैशनल व्यू या विवेकपूर्ण व्यू हमारा विचार बनता है। और फिलोसफी क्या हेल्प इन बेटर पर्सनैलिटी का विकास करता है। तो इसमें से हमें चुनना है कि कौन सा कारण है जो कि फिलोसफी को शिक्षा में बीएड के करिकुलम में लाने के लिए बाध्य किया। तो हमें इसमें है कि फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, ये आएगा। दूसरा आएगा कि फिलोसफी और एजुकेशन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि किसी भी देश की फिलोसफी उसकी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। तीसरा है ये कि फिलोसफिकल एनालिसिस जो होता है एजुकेशन का कॉन्सेप्ट का, जो दर्शन से उसका विश्लेषण होता है, तो वो एक रैशनल व्यू पॉइंट डेवलप करता है। तो ये तीनों पॉइंट हमें कहाँ मिल रहे हैं? सेकेंड ऑप्शन में। तो इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि prayer cannot be offered with an empty stomach. क्या मतलब है? This statement will get support from। कह रहा है कि खाली पेट से पूजा नहीं होती। कहा जाता है ना, भूखे वजह न होई गोपाला, वही वाली बात है कि खाली पेट से प्रार्थना नहीं की जा सकती है। स्टेटमेंट किस फिलॉसफी से सपोर्ट मिल रहा है इसके? तो ये हमारे पहला दिया गया आइडियलिज्म, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं। दूसरा है नेचुरलिज्म, जिसको हम प्रकृतिवाद कहते हैं। तीसरा है प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम प्रयोजनवाद कहते हैं। और चौथा है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो अब हम पहले देखते हैं कि आइडियलिज्म क्या है।
आइडियलिज्म को समझने के बाद फिर हम एक एक करके नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म का होता है तार्किक वस्तुनिष्ठवाद, ये सबको समझते हैं। तो आइडियलिज्म क्या है कि आइडियल प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग आइडियल, जिसमें हम आइडियल बनाते हैं, अपने आदर्श बनाते हैं और उन आदर्श के प्रभाव में जीते हैं, तो उसे हम आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म में क्या है कि रियलिटी क्या है, वो मेंटल क्वेश्चन का आंसर देने में है और इसमें क्वेश्चन इस मतलब मेंटली बिलीव करना है, आदर्शवाद पर जीना है और इसका जो तरीका है पढ़ाने का आइडियलिज्म में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, ये सारी होती है। नेचुरलिज्म में क्या है कि उनका जो नेचुरलिस्ट होते हैं, जो प्रकृतिवादी होते हैं, जिसमें दूसरों का नाम आता है, वो मानते हैं कि केवल नेचुरल लॉ और नेचुरल फोर्स ही ऑपरेट होता है इस वर्ल्ड में। प्रकृति की जितनी भी एंटिटीज है, जितनी भी वस्तुएं हैं, इसकी वास्तविकता किससे गवर्न है, तो प्रकृति के द्वारा। यहाँ प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। तीसरा है प्रैग्मेटिज्म, जहां पर क्या होता है कि प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि वो हम गॉड को खाली स्टमक से गॉड को प्रे नहीं कर सकते, ये प्रैग्मेटिज्म का मानना है। क्यों कि हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेंगे, मतलब वो एकदम जो यथार्थ है, जो प्रयोजन है या प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको बात करके बताता है, जो सच्चाई होती है उस पर बात करता है कि अगर हम खाली पेट पूजा करने जाएंगे तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे गॉड पर। क्यों? क्योंकि हमारा तो ध्यान खाने पे लगा रहेगा, भूख लगी रहेगी, तो इसलिए ये प्रैग्मेटिज्म का स्टेटमेंट है। और अगला है लॉजिकल पॉजिटिविज्म या एम्पिरिसिज्म कहते हैं। ये मूवमेंट जो है ये वियना में शुरू हुआ था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म 1920 में, 1920 में ये शुरू हुआ था वियना में। ये इनका मानना था कि साइंटिफिक नॉलेज ही सब कुछ है और फैक्चुअल नॉलेज ही सब कुछ है, और जितने भी ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल जो भी डॉक्ट्रिन थे या सिद्धांत थे वो रिलीजियस हैं और उनको रिजेक्ट किया गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रैग्मेटिज्म यह मानता है कि प्रेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टमक, जिसको हम कहते हैं कि भूखे भजन ना हो, गोपाला वाली बात को सही करता है, चरितार्थ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select correct combination of concepts related to बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को बताइए। कौन कौन सा बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म क्या है, बौद्ध धर्म को मानना। तो उसमें पहला आ रहा है आपका अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है ये जैन डॉक्ट्रिन है जो कि मेटाफिजिकल ट्रूथ के अनेक पक्षों को बताता है। तो ये तो बुद्धिज्म से नहीं जुड़ा। वैभाषिका, वैभाषिका क्या है, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है और इसमें कथित सच्चाई को या सुपरफिशियल ट्रूथ को मानता है। ट्रेडिशन ऑफ मतलब क्या है कि कथित सच्चाई को विश्वास करना, इसको हम कहते हैं वैभाषिका। फिर क्या है कब्जा। कब्जा में होता है कि जब कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म में भिक्षु बनने जाता है, बौद्ध भिक्षु बनना जाता है, तो इसको कब्जा का मतलब होता है कि दो फोर्थ था। कोई भी व्यक्ति जब बुद्धिज्म को स्वीकार करने के लिए आगे जाता है, कोई लेमैन, तो उसे उसका एक संस्कार होता है जिसे कब्जा संस्कार कहते हैं, और अपना घर छोड़कर जब वो बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु बनने के लिए चलता है। संस्कार तो हम सब जानते हैं कि जो उसमें रिचुअल्स कराया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें जान गए। अब तो स्वतांत्रिक ये भी नहीं है, बुद्ध धर्म का नहीं है, और शार्वदा भी नहीं है। तो इसका आंसर है वैभाषिका, कब्जा, संस्कार एंड स्वतांत्रिक। स्वतांत्रिक को हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। स्वतांत्रिक बुद्धिस्ट
तो हमारा ये चीज नहीं है बुद्धिमत्ता अनेकांतवाद। ठीक है, तो स्वतांत्रिक क्या है तो हम समझते हैं ये बुद्धिज्म का एनिसेंट स्कूल बुद्धिज्म जो भारत में सेकेंड सेंचुरी में हुआ था। तो ये स्कूल को स्वतांत्रिक इसलिए कहते हैं कि ये सूत्र पर विश्वास करता है, सूत्रों पर। ठीक है, या वर्ड्स ऑफ बुद्धा, स्वतांत्रिक जो होते हैं वो वर्ड्स ऑफ बुद्ध या सूत्रों पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है The ultimate purpose of Gandhian education is the गांधी की जो शिक्षा थी उसका मेन उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य क्या था? क्रिएशन ऑफ क्लासेस सोसाइटी या प्रमोशन ऑफ क्लासेस, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई क्लास ना हो। ठीक है, क्लास मतलब ऊंच नीच क्या भाव ना हो। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकन सोसाइटी, और चौथा है साल्वेशन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए मुक्ति। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकन सोसाइटी मतलब होता है कि मानवीय और जागृत समाज की स्थापना, और दूसरा है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो गांधी जी के जो सिद्धांत थे उसका उद्देश्य था प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, गांधी मानवता के विकास पर या मानव के विकास पर ही जोर देते थे। अब अगला क्वेश्चन है औरबिंदो से जुड़ा हुआ। औरबिंदो का नाम सुने हैं, इनका आश्रम कहाँ है बता सकते हैं? ये पौंडीचेरी में है। तो औरबिंदो का आइडिया ऑफ सुपर माइंड, उनका क्या कौन सा आइडिया था? सुपर माइंड का। तो उसमें क्या उन्होंने माना था? सुपर माइंड के थ्योरी में उन्होंने माना था कि क्या है कि ह्यूमन के जो कॉन्शियसनेस होता है उसको जगाना ही टीचर का काम होता है। तो सुपर माइंड बनाना मतलब जो माइंड है उसमें जो चीजें हैं उसको जगाना, जागृत करना। तो ऑरिजिनल आइडिया ऑफ सुपर माइंड इंप्लाइज क्या? डार्विनियन थ्योरी इज रेलेवेंट, हेंस एजुकेशन कैन नॉट डू मच। नहीं, ये नहीं था। उनका था कि द टास्क ऑफ टीचर इज टू अपलिफ्ट द अवेकन कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, टीचर का रोल उन्होंने बहुत ज्यादा बताया था, बहुत बड़ा बताया था कि कॉन्शियसनेस को जगाना। तीसरा है ए टीचर हैज टू इंटीग्रेट साइकोलॉजी, बायोलॉजी, एजुकेशन। ये नहीं, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, वो कॉन्शियसनेस और माइंड को जगाने की बात करते थे। एजुकेशन कैन अचीव इट्स डिवाइन पर्पस थ्रू एजुकेशन। और विंडो का कथन था सुपर माइंड इंप्लाई करता था सेकेंड पॉइंट द टास्क ऑफ टीचर। ठीक है, टू डेवलप और टू अपलिफ्ट द अवेकन कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन माइंड। अब इसमें है कि which combination of the following factors tend to slow down the progress of education in India। इसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो कि शिक्षा के विस्तार को रोका है भारत में? तो पहला है हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ एजुकेशनल लोन्स, दूसरा है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म तो सबसे बड़ा कारण है जो कि शिक्षा के विस्तार को या पूर्ण शिक्षा की प्रगति को रोका है। अर्बन वे ऑफ लाइफ, एथनिसिटी भी है इसमें। ठीक है, रेसिज्म, एथनिसिज्म। उसके बाद है लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ये भी एक कारण है, टीचर्स के ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, या अब टीचर्स के लिए कंपल्सरी किया गया है ट्रेनिंग। ठीक है, तो पहला हुआ रीजनलिज्म, ये कारण है। दूसरा है जातीयता। ठीक है, फिर है लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, यस, ये भी एक कारण है। और स्कार्सिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल, ये नया रीजन बन गया है जब से डिजिटल पढ़ाई शुरू हुई है, आईसीटी की पढ़ाई शुरू हुई है। ये चारों मिलकर ये चारों कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो ये है इसका आंसर। ठीक है, क्या क्या है कारण? शिक्षा के प्रसार को रोकने या प्रगति को रोकने में एक तो
क्षेत्रीयता, दूसरा जातीयता, तीसरा टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होना और चौथा आईसीटी रिसोर्स की कमी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाय मॉडर्नाइजेशन वी मीन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब थोड़ी होता है कि वेस्टर्न कपड़े पहन लिए और पिज्जा बर्गर खा लिया तो हम मॉडर्न हो गए, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश बोल लिया तो मॉडर्न हो गए, ये बहुत ही मतलब सही आंसर होगा। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहला है शिफ्टिंग द वेस्टर्न मोड, शिफ्टिंग टू वेस्टर्न मोड ऑफ लाइफ, पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाना, नहीं। फॉलोइंग द करेंट फैशन एंड नॉर्म्स ऑफ लिविंग, नहीं। अभी फैशन के हिसाब से, नए फैशन के हिसाब से रहना, ये भी नहीं है। दिस एसोसिएशन विद ट्रेडिशंस एंड ट्रेडिशनल मोड ऑफ लिविंग, अपनी परंपराओं को छोड़ देना, उनसे परंपरागत तरीके से नहीं रहना या उनसे जुदा हो जाना। फिर क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन इन टर्म्स ऑफ करेंट नीड्स एंड लाइफस्टाइल, दैट इज द रीजन कि प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, मॉडर्नाइजेशन में क्या करना है? एडाप्ट करना है, जो ऐसा चीज को एडाप्ट करना है जो हमारे नए आवश्यकताओं, नई आवश्यकताओं और लाइफ स्टाइल के लिए जो जरूरी है, जो बदलाव आ रहा है जीवन शैली में और किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन होगा विचारों में, पेट्रियार्कल नहीं होना, पितृसत्तात्मक सोच नहीं रखना, लड़कियों के प्रति सोच बदलना, समाज में सबको बराबर का हक मिलना, स्वतंत्रता देना, सबके रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें मॉडर्नाइजेशन होती है। कोई भी काम को छोटा ना समझना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन कपड़ों से नहीं आता है, विचारों से आता है, सोच से आता है, सोच को बदलने से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an example of social mobility? सोशल मोबिलिटी क्या होता है? सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है mass withdrawal of learners from school by their parents. सोशल मोबिलिटी का यह मतलब तो नहीं हुआ कि एकदम सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। शिफ्टिंग स्कूल टू ए फार ऑफ प्लेस, स्कूल को किसी दूर की जगह में शिफ्ट करना, ये भी सोशल मोबिलिटी नहीं हुआ। वीकेंड विजिट टू विलेजेस बाय सिटी ब्रदर्स, ये भी नहीं है। डेपुटाइजिंग विलेज यूथ इन इंडियन आर्मी, इस चार जो ऑप्शन दिया है, इस चार ऑप्शन में सबसे सुटेबल ऑप्शन फोर्थ वन ही लग रहा है। ऐसे ये ऑप्शन बहुत सुटेबल नहीं है, लेकिन क्या है कि विलेज से यूथ को इंडियन आर्मी में ले जाना, ये सोशल मोबिलिटी है। एक तरह से है सोशल मोबिलिटी, क्योंकि गांव में जो यूथ हैं वो आर्मी में जाएंगे तो उनका सोशल मोबिलिटी मतलब एक सोसाइटी से उठ के वो दूसरे सोसाइटी में चले जाएंगे, तो इसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सो दिस इज द आंसर 4। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, मतलब समानता, शिक्षा के समान अवसर का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग बुक्स एंड यूनिफॉर्म टू लर्नर्स, किताब और जो भी शिक्षार्थी हैं उनको किताब और यूनिफॉर्म देना ही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू लर्नर्स एज पर देयर एबिलिटी, योग्यता के अनुसार रिसोर्सेज देना लर्नर्स को। encouraging learners to study as many subjects as they can, जितना सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं पढ़ें। या optimizing learning conditions for success in school board examinations में क्या है कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जो व्यक्ति जैसा छात्र है उसकी योग्यता के अनुसार उसको लर्निंग, उसकी योग्यता के अनुसार उसे संसाधन, कोई बहुत तेज है तो उसके हिसाब से उसे संसाधन देना, और जो स्लो लर्नर है उसको उसके हिसाब से संसाधन देकर उसे योग्य बराबरी में लाना। तो यही है इक्वलाइजेशन, कि जो जिसके लायक है उसको उस तरह का रिसोर्स देकर उसे आगे बढ़ने के लिए या अग्रसर मतलब पढ़ाई में आगे अग्रसर होने के लिए सहायता करना।
Which of the following combination will represent the disadvantaged sections of Indian society? disadvantaged sections किसको कहते हैं? जो सुविधा से वंचित हैं, वंचित ग्रुप कहलाता है, वंचित समूह है। तो कौन से लोग होते हैं जो वंचित समूह के अंदर आते हैं, हमें ये बतलाना है। तो पहला है ट्राइब्स। यस, ये ट्राइब्स जो है ना, ये वंचित हैं, इनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती क्योंकि ये इंटीरियर्स में रहते हैं। दूसरा है रिलीजियस ग्रुप में, रिलीजियस ग्रुप डिसएडवांटेज सेक्शन में नहीं आते। स्लम बिल्डर्स आते हैं, ये तो सुविधाओं की कमी होती है। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स आते हैं जो कि संविदा पर काम करते हैं, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। फिर शेड्यूल्ड कास्ट, सिटी ड्वेलर्स वंचित ग्रुप में नहीं आते। तो इन चारों को देख रहे हैं तो किसमें है? ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, वंचित ग्रुप मतलब कि जिनको सोशल सुविधाएं, सोशल, एजुकेशनल ये या फिजिकल, मतलब ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो कठिनाई से जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम वंचित ग्रुप कहते हैं। Which of the following aspects focuses more on physical dimensions? अब physical dimensions का मतलब हुआ कि चार चीज दी है, इसमें से कौन सा फिजिकल डायमेंशन मतलब शारीरिक डायमेंशन पर ज्यादा फोकस करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट जो होता है ना वो शारीरिक के साथ साथ और भी विकास को लेता है। डेवलपमेंट में क्या होता है? आपका शिक्षा का स्तर, लॉन्जिविटी, हेल्थ, सारी चीजें आती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ये फिजिकल डायमेंशंस को लेता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ में केवल वृद्धि जो होती है वो शारीरिक वृद्धि को देखते हैं, फिजिकल डायमेंशंस को देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज परिवर्तन, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ये सब फिजिकल डायमेंशन को नहीं देखता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंफ्यूजन हो सकता था, तो ग्रोथ जो है वो केवल फिजिकल वृद्धि को देखता है, डेवलपमेंट जो होता है मेंटल भी देखता है, मतलब शिक्षा भी देखता है, और सब तरह से ज्ञान, नॉलेज, ये सब का विकास को देखता है, हेल्थ को देखता है। तो वो डेवलपमेंट का और वृद्धि केवल फिजिकल डायमेंशन को भी ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजिंग educational programs, which area of individual difference in students will be of optimal value? कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम को प्रभावशाली बनाने के लिए या फिर इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव होगा, तो किस क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना जरूरी होगा? किस एस्पेक्ट का व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना जरूरी होगा? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, शारीरिक बनावट से नहीं होता, रेशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं, जातिगत विशेषताओं से भी नहीं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स नैतिकता नहीं, यहाँ पर क्या है, हमें साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनका मनोभाव, उनके संवेग, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम का कितना प्रभावशाली है इसको देखने के लिए हमें बच्चों के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखकर ही बनाना होगा और तभी उसके आधार पर जज करना होगा। अगला क्वेश्चन है, Five types of learning indicated in hierarchical arrangement as mentioned by Robert M. Gagne. Gagne के द्वारा बताए हुए हायरार्किकल लर्निंग को बताया गया है, जिसमें आपको क्या करना है, करेक्ट हायरार्की बताना है कि सही हायरार्की क्या है। तो पहला सिग्नल लर्निंग, उसमें क्या होता है पहले इसको समझें। सिग्नल लर्निंग का मतलब होता है संकेत सीखना। तो ये सबसे सरल बिहेवियर उसका लर्निंग का सिद्धांत है, जिसे साइकोलॉजिस्ट पैवलोव ने इसको कंडीशन रिस्पॉन्स के द्वारा बताया था कि किसी सिग्नल को, कोई सिग्नल को देने के बाद किस तरह से वो रिस्पॉन्स आता है, कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। तो इसे संकेत के द्वारा सीखने का सबसे सरल सिद्धांत है। दूसरा है
चेन लर्निंग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक घटनाओं को कनेक्ट करना है, मतलब कि पहले का लर्न किया हुआ चीज को प्रेजेंट से कनेक्ट करना। जैसे कि किसी बच्चे को गुड़िया दिखाई दी, डॉल दिखाई दी और फिर दोबारा डॉल देखने पर वो डॉल को पहचानना, तो पहले के देखे हुए डॉल से उसको चेंज कर लेती है, मतलब कनेक्ट कर लेती है प्रीवियसली लर्न। फिर तीसरा है रूल लर्निंग। ये बहुत हाई लेवल का लर्निंग है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट के बीच में कॉन्सेप्ट को लर्न करना और उसको अप्लाई करना डिफरेंट सिचुएशंस में जो होता है उसे रूल लर्निंग कहते हैं। रूल्स को समझना और उस रूल को समझना और उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है? कॉन्सेप्ट लर्निंग है कि जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप किसी भी चीज को जनरलाइज कर सको, ज्यादा क्लासिफाई कर सको। मतलब कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप किसी चीज को, कोई नियम को जनरलाइज कर सकते हो। केवल स्टिमुलस रेस्पॉन्स, जिसे उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने तो वर्बल स्किल बच्चों को जैसे सिखाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ स्टिमुलस होता है, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। तो बच्चे को कहा जाता है कि मामा बोलो, पापा बोलो, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होता है। उसको हम क्या करते हैं, कुछ स्टिमुलस, उसको चॉकलेट, कुछ तालियां बजाए, कुछ उस तरह का देते हैं कि बच्चा उसको रिस्पॉन्स उस तरह का करता है। तो हमें क्या करना है, हायरार्की का नंबरिंग करना है, सही नंबरिंग। तो इसका आंसर है, पहला है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, ये पहला हुआ। पहला हुआ सिग्नल लर्निंग। ठीक है, दूसरा है हमारा एसआर लर्निंग। तीसरा आएगा चेन लर्निंग। चौथा आएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग और पांचवा आएगा रूल लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझकर फिर उसको हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में या रूल को। ये तो पहले कॉन्सेप्ट लर्न किया, फिर उसको रूल लर्निंग में क्या है, हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें कि कॉन्सेप्ट का हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। सो इसका आंसर है 1। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following forms the part of revised basic types of learning in Tolman system? टॉलमन की थ्योरी का है कि कौन सा रिवाइज्ड बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग है, यह हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, लेटेंट लर्निंग, फील्ड कॉग्निशन मोड्स, कीवर्ड एक्सपेक्टेंसी एंड प्लेस लर्निंग। तो हम एक एक करके पहले जाने टॉलमन का। लेटेंट लर्निंग क्या है? लेटेंट लर्निंग जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो लर्निंग रहता है और वो बिना मोटिवेशन का रहता है। जैसे क्लास में मैथ बनाना सिखाया गया, सीख गए, लेकिन बच्चे को या मुझे पता नहीं है कि मैं फिर उसे बना पाऊंगी कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। फिर जब मौका मुझे अपना बनाते हैं, घर में आके आप बनाते हो घर में, तो वो बन जाता है, दैट इज नोन एज लेटेंट लर्निंग। ये क्या है, आपके सबकॉन्शियस रिटेंशन में रहता है, माइंड में रहता है। दूसरा है फील्ड कॉग्निशन मोड। फील्ड कॉग्निशन मोड में कहते हैं कि कोई कैसे एक ऑनलाइन लर्नर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो फील्ड कॉग्निशन में है कि ऑनलाइन लर्नर किस तरह से वहां के इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है सो दैट कि ही कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम। रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एम्प्लॉइज का ये मोटिवेशन होता है कि कैसे वो कोई काम करे ताकि उसे रिवॉर्ड मिले, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी के लिए करता है काम। उसके बाद है प्लेस लर्निंग। प्लेस लर्निंग में क्या है कि ये फिजिकल पोजीशन ऑफ मतलब कहना है कि वो लर्निंग जैसे सीख रहा है कि वो बार बार जा रहा है, उसे पता चल रहा है कि खाना का फूड का प्लेट कहाँ है, वहीं पर जाके हिट करना। सो दैट इज नोन एज प्लेस लर्निंग। कहाँ पर जाके हिट करें कि उसे रिवार्ड मिल जाए।
तो इसमें से आपका आंसर है कि which of the form forms part of the revised basic learning and development system. It is field formation mode. अगला क्वेश्चन है फील्ड फॉर्मेशन में क्या करता है कि वो चीजों को इस तरह से अरेंज करता है सो दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन, who developed the concept of functional autonomy of motives? ये functional autonomy of motives किसने डेवलप किया था? तो ये इसके साथ एल्कॉट का नाम एसोसिएटेड है. तो इट इज डेवलप्ड बाय एल्कॉट. एल्कॉट का नाम और कहाँ जुड़ा हुआ है? मोटिव्स के साथ साथ पर्सनैलिटी का सबसे बढ़िया डेफिनेशन एल्कॉट ने ही दिया था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.